हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं पॉलिटी के लेक्चर्स। अब तक हम लोगों ने 16 लेक्चर देख लिए हैं जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा और विधान परिषद स्टेट की, और साथ ही हाई कोर्ट्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। अब तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो था आपके भाग 6 का पार्ट, ठीक है। तो पार्ट 6 में आता है सब कुछ। सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो पार्ट 11 और 12 का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग 11, 12 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बीच में मतलब जब ये हाई कोर्ट समाप्त हो रहा है तो पार्ट 6 जो है वो समाप्त हो रहा है। इसके बाद आता है पार्ट 7 जिसमें कुछ स्टेट्स हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में, स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो स्टेट्स दिए हुए हैं, शेड्यूल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसमें जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो आते हैं पार्ट 7 में, जिसको रिपील कर दिया गया है, ठीक है। तो बाद में इसका जो है इसका एक स्पेशल प्रावधान बनाया गया है, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है कुछ यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, और साथ ही पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 9th में आता है, और म्युनिसिपैलिटी 9A में आती है, 9B में आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 10 जो है वो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में है, और हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है 11 और 12 जिसमें यूनियन और स्टेट के रिलेशन के बारे में बताया गया है, और साथ ही कुछ फाइनेंशियल जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंशियल जो रिलेशन होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इसके बीच के जो पार्ट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्रावधान है, वो आप लोगों को आगे के आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ाए जाएंगे। हालांकि पॉलिटी जो है वो आपकी लगभग समाप्त होने वाली है। जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो आगे आने वाले, मुझे लग रहा है 3 से 4 दिन में आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 108 दिन के सीरीज़ में आपकी हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो चली रही है। साथ ही अभी लेटेस्ट मिडिवल हिस्ट्री भी आने वाली है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप लोग कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आई होप आप सभी लोग रिप्लाई करेंगे जो भी आप लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद फिर वो वाली सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड आज है आपका चैप्टर 17 जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। सबसे पहले जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों की बात कर रहा है। केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है विधायी संबंध जिसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन आता है, यानी कि विधायी किस तरह से एक लेजिस्लेचर यानी कि लॉज बनाए जाते हैं सेंटर के द्वारा स्टेट के लिए, या फिर स्टेट चाहे तो सेंटर से कह सकते हैं कि आप हमारे लिए लॉज बनाइए, ठीक है। तो ये बातें अभी साइड में रखते हैं, हम लोग नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे विधायी संबंध, उसके बाद आता है प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और उसके बाद आता है वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो ये सभी जो रिलेशन होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, इसको हम लोग भाग 11 और 12 में ये उल्लेखित है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी को अब हम लोग पढ़ेंगे। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255, ठीक है, 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध का उल्लेख है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेजिस्लेटिव रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में लाई करते हैं। तो 245 से 255 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 245 हम लोग एक एक आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में PYQs जो होते हैं वो जहाँ से फॉर्म होते हैं, क्वेश्चन जहाँ से फॉर्म होते हैं, वो एक एक आर्टिकल हम लोग नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 245 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, ठीक है। तो ये तो अब तक हम लोग देखते आए हैं कि जो यूनियन है उसके पास ये पावर होती है कि वो स्टेट के भी किसी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। किसी राज्य के विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी राज्य के लिए या फिर उसके किसी पार्ट के लिए विधि बनाने का जो हक है वो यूनियन को दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 247 आता है। इसके तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु, ठीक है, यहाँ पे गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए
रीज़न भी बताया गया है कि किस रीज़न से बनाया जा सकता है, या फिर अतिरिक्त न्यायालयों के स्थापना कर सकती है, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट, तो यहाँ पे अच्छे गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और साथ ही एडिशनल कोर्ट की जो स्थापना है वो आर्टिकल 247 के द्वारा किया जाता है, यूनियन के द्वारा किया जाता है किसी स्टेट से संबंध में। आर्टिकल 246 के तहत, ठीक है, तो 245 हम लोग देख चुके हैं, 247 हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग 256 में आते हैं। तो इसके तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 लिस्ट बनाई गई है, ठीक है। तो पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी आपको लिस्ट बताई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हर लिस्ट के अपने एक सब्जेक्ट्स हैं। करेंटली कितने सब्जेक्ट्स हैं तीनों लिस्ट में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे मैंने ये जानकारी नहीं दी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसको आप लोग खुद से सर्च करें और याद कर लें, ठीक है। अगर हर चीज़ यहाँ पे आपको बताई जाएगी तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत आसानी से स्किप भी कर जाएंगे, ठीक है। तो स्किप नहीं करना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये आप लोग खुद से सर्च करिए और प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो ताकि जो भी लोग जो कि सिर्फ कमेंट्स पढ़ते हैं और चाहते हैं कि कमेंट्स में ही एंजॉय कर सकें, उनके लिए भी आसान हो जाएगा कि कुछ याद करने के लिए भी मिल जाएगा उन लोगों को। इसके बाद आता है संविधान के 7वें शेड्यूल में ये सभी लिस्ट जो है वो वर्णित कर रखे हैं। शेड्यूल्स मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, एक शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी, तो आई होप आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि किस शेड्यूल में कौन सी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो 7वां शेड्यूल जो है वो मैंने आपको याद करवाया था फेडरल लिस्ट से। तो यहाँ पे जो फेडरल लिस्ट है ये संबंधित है कि किस तरह से यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और साथ ही जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, इसमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा है। संविधान के आर्टिकल 248 इसके अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है। तो यहाँ पे जो रेसिड्यूरी पावर्स है ये पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है वो रेसिड्यूरी पावर्स रखता है और जो प्रॉपर जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ना ही स्टेट लिस्ट में मौजूद हैं ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में मौजूद हैं, बट फिर भी उन पे यूनियन जो है वो लॉज बना सकती है। कुछ इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ई कॉमर्स हुआ, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फील्ड में, या फिर कुछ भी जो ई वेस्ट आता है, या और भी चीज़ें जो करेंटली ना स्टेट लिस्ट में मौजूद है ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उसको रेसिड्यूरी पावर्स कहा जाता है और ये सभी पार्लियामेंट के पास है कि वहाँ पे लॉज बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2016 से एक आर्टिकल ऐड किया गया था 246A। इसके तहत संसद को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर, तो यहाँ पे जीएसटी से संबंधित है, और इसके संबंध में विधियाँ बनाने की शक्ति जो है वो सेंटर को प्राप्त है, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट को प्राप्त है। तो यहाँ पे आर्टिकल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 और आर्टिकल 246A ये सभी जीएसटी से संबंधित है। ये भी आर्टिकल जो है वो आपसे बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो उस केस में किस तरह से जीएसटी लगनी है, या फिर जीएसटी के टैक्सेस के संबंध में जो बनाए जाते हैं रूल्स, वो सभी संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये संसद को विधियाँ बनाने की अनन्य शक्ति सौंपी गई है। इसके बाद आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249। इसमें राज्य सूची के विषय में के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है, आर्टिकल 249 पे हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा की है कि अगर स्टेट चाहे तो वो पार्लियामेंट से कह सकता है कि आप हमारे लिए रूल्स एंड लॉज बना सकते हैं। यहाँ पे जो राज्य की विधानसभा है इसमें उपस्थित सभी लोग और 2/3 बहुमत से एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और राष्ट्रीय हित में यदि ऐसी कोई आवश्यकता होती है तो संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर भी विधि बना सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी के विषय में बना सकता है, परंतु ये वैलिड रहता है सिर्फ 1 वर्ष के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी जो कानून हैं ये वैलिड रहते हैं 1 वर्ष के लिए। आर्टिकल 249 संबंधित है कि यदि स्टेट चाहे तो ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकता है जिससे पार्लियामेंट जो है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए रूल्स एंड लॉज बना सकती है। आर्टिकल 250 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, तो यहाँ पे इमरजेंसी की सिचुएशन की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो आर्टिकल 250 जो है वो इमरजेंसी क्लॉज से रिलेटेड है कि उस वक्त पे पार्लियामेंट ही जो है वो स्टेट लिस्ट के सभी विषयों पर लॉज बना सकती है। आर्टिकल 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है, ठीक है। तो अगर आर्टिकल 249 का यूज़ किया गया है और 250 का यूज़ किया गया है और उसके द्वारा पार्लियामेंट ने स्टेट के लिए कोई रूल्स बनाए हैं, परंतु स्टेट के अपने कुछ अलग रूल हैं, तो उस टाइम पे जो पार्लियामेंट ने रूल बनाए हैं वही प्रिसाइड करेगा, ठीक है। तो वो जो है संसद द्वारा निर्मित विधि जो है वही प्रभावी रहती है। यहाँ पे ये आर्टिकल 251 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति जो है वो संसद को दी गई है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए विधि बनाई जा सकती है जिन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई और स्टेट चाहे तो भी ये लॉज जो है वो उस पर लागू हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बट आर्टिकल 251 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 250 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 249 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आर्टिकल 253। इसके तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि अथवा किसी इंटरनेशनल सम्मेलन में अगर ऐसा कोई उसके कार्यान्वयन यानी कि उसके कंप्लीशन के लिए अगर चाहे तो पार्लियामेंट जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेट या फिर पूरे इंडिया के लिए स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे रूल्स बना सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है वो काफ़ी पावरफुल बॉडी है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो स्टेट की जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, ठीक है, इसको ख़त्म कर सकती है और स्टेट को अपने अधीन कर सकती है, ठीक है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं जिसमें पार्लियामेंट को बहुत शक्तिशाली बनाया हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट के अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, स्टेट अपने रूल्स नहीं बना सकती है। स्टेट हमेशा फ्री है अपने रूल्स बनाने के लिए। कुछ ऐसे कानून जो कि संविधान के साथ ही हैं, संविधान को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं, वो रूल्स बनाए जा सकते हैं। बट पार्लियामेंट के पास ऐसी बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो या फिर स्टेट खुद चाहे तो वो कह सकती है कि आप किसी हमारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे रूल्स बनाइए, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटी हो या फिर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट किया गया हो, उस टाइम पे पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट से संबंधित भी रूल्स बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का लेजिस्लेटिव रिलेशन, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से विधायी शक्तियाँ जो हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में विभाजित की गई है, जिसमें सेंटर के पास अधिक पावर दी गई है और सेंटर जो है वो पूरे स्टेट पर भी कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो जो स्टेट की विधान सभा है और विधान परिषद है उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के किस प्रावधान में ऐसा लिखा हुआ है ये सभी हमने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यानी कि प्रशासनिक संबंध, ठीक है। ये भी भाग 11 में आते हैं। तो भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है इन सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। तो 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो प्रशासनिक संबंध जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो काफ़ी कठिन लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो आर्टिकल 256 कहता है अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, तो स्टेट का ये कर्तव्य होता है कि वो भी उसी जो यूनियन के जो बनाया गया है लॉ उसी से संगत अपना कोई एक लॉ बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैच होने चाहिए दोनों लॉज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसके विपरीत स्टेट का कोई लॉ हो, ठीक है। तो यही जो संगत है सेंटर स्टेट का जो कोऑपरेशन है वही आर्टिकल 256 में दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक राज्य की
कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन जो है वो सुनिश्चित रहे, ऐसा आर्टिकल 256 में कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 257 आता है। यहाँ पे आर्टिकल 256 में ऐसे प्रावधान के बारे में बात की गई है कि ऐसा स्टेट को ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए जो कि अकम्प्लिश करे जो यूनियन ने जो भी बनाए हैं लॉज। यहाँ पे जो संघ सरकार है इसको कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखने की पावर दी गई है, ठीक है। तो अगर कभी पार्लियामेंट को ऐसा लगता है या फिर यूनियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि स्टेट ने कुछ ऐसे लॉज बना दिए गए हैं जो हमारे यूनियन के लॉज को से साथ में नहीं है, इसको साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उस लॉज को हटाया जा सकता है यूनियन के द्वारा, ऐसा आर्टिकल 257 में कहा गया है। तो यहाँ पे 256 और 257 नियरली लिंक है, ठीक है, एकदम एक जैसे ही दिखेंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो भी आपको एक जैसी ही लैंग्वेज में दिखेंगे कि कार्यपालिका की ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिसमें स्टेट जो है वो यूनियन के साथ साथ ही अपने लॉज बनाए, उसी से संबंधित अपने लॉज रखे, उसके विपरीत नहीं बना सकते हैं। और 257 में ऐसी ही कुछ बातें कही गई है, पर जो डिफरेंस है वो ये है कि 257 में यूनियन को ज़्यादा अधिकार दे रखा है और इसमें यूनियन के पास पावर है कि वो स्टेट की जो भी बनाए गए लॉज हैं जो कि उससे विपरीत हैं उनको हटा सकती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 257 में ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 258 जो है वो राष्ट्रपति को ऐसी पावर देता है कि राष्ट्रपति को स्टेट को ऐसे प्रावधान बताने हैं, स्टेट को ये बताना है कि आपको इस संबंधों में लॉज बनाने हैं जो कि पार्लियामेंट यानी कि यूनियन के जो लॉज हैं उन्हीं से कोहेरेंट रहे, ठीक है, उन्हीं जैसे बने। तो यहाँ पे राज्य सरकार की किसी राज्य सरकार की सहमति हो या ना हो, या फिर शर्त के साथ या फिर बिना शर्त जो है राष्ट्रपति उन अधिकारों को ऐसे विषयों से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार हो ऐसे सौंप सकेगा। तो यहाँ पर भी सेम बातें कही गई है, यूनियन ने जो लॉज बनाए हैं स्टेट को भी उन्हीं लॉज से ही संबंधित लॉज बनाने हैं, अब उससे विपरीत लॉज नहीं बना सकते हैं। बट यहाँ पे राष्ट्रपति ने इस बात पे प्रेशर किया है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रेशर किया जा रहा है आर्टिकल 258 में। आर्टिकल 258A में सेम प्रोसेस कहा गया है, बट यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह गवर्नर यानी कि किसी राज्य के गवर्नर को ये अधिकार दिया गया है कि वो भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है सशर्त या फिर बिना शर्त सौंप सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कुछ इस तरह से आने चाहिए कि कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि 258 जो है वो प्रेसिडेंट से संबंधित है और 258A जो है वो राज्यपाल से संबंधित है। फिर आता है आर्टिकल 262 जिसमें संसद विधि के द्वारा किसी अंतर राज्य नदी, ठीक है, जो वाटर डिस्प्यूट्स देखे गए हैं दो स्टेट्स के बीच में अक्सर वाटर डिस्प्यूट हो जाते हैं, जैसे अक्सर तमिलनाडु या फिर केरला या कर्नाटक तमिलनाडु इनके बीच में यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट्स अक्सर चलते हैं, ठीक है। कृष्णा नदी पे डिस्प्यूट होता है या फिर कावेरी नदी पे डिस्प्यूट होता है, तुंगभद्र नदी पे डिस्प्यूट होता है, तो ये अक्सर हमने वाटर डिस्प्यूट के बारे में देखा है। तो यहाँ पे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है ये प्रावधान जो है ये पार्लियामेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट इस पर रूल्स या लॉज बना सकते हैं। तो अगर कोई भी स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट होता है तो वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंडर नहीं आता है, ये आता है पार्लियामेंट के जजमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 262 जो है वो इससे संबंधित है। आर्टिकल 262 ये संसद से संबंधित है और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से संबंधित है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 262। आर्टिकल 263 जो है वो राज्यों के बीच विवादों की जांच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट के अलावा अगर कोई और विवाद होता है दो राज्यों के बीच में, जैसे कभी कभी क्या एक ही कैपिटल को लेके बवाल हो जाते हैं कि आंध्रा की भी कैपिटल जो है वो हैदराबाद है, तेलंगाना की कैपिटल जो है वो भी हैदराबाद है, तो इसके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ और जो मैटर्स होते हैं, कभी बॉर्डर से रिलेटेड मैटर्स होते हैं कि एक स्टेट जो है वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट को अपने पर्टिकुलर स्टेट में कंक्लूड करता है और एक दूसरा स्टेट जो है वो उसको अपने में इंक्लूड करता है, तो उस टाइम पे भी डिस्प्यूट की स्थिति आती है। उस केस में आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो अंतर राज्य
परिषद का गठन किया जाता है, ये अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती हैं, राष्ट्रपति के आदेश पे ये एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है, राष्ट्रपति का आदेश बहुत ज़रूरी है इसमें, और साथ ही ये जो अपनी रिपोर्ट है ये भी राष्ट्रपति को प्रेजेंट करती हैं, और उसके बाद जो है इस पर एक रिपोर्ट बनती है, एक कमेटी बैठती है और कमेटी की जांच होती है, ठीक है। उसके बाद जो भी कमेटी का रिकमेंडेशन होता है उसके हिसाब से जो भी दोनों स्टेट के डिस्प्यूट होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है। ये सभी थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इंटर स्टेट रिलेशंस में। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे वित्तीय संबंध, जिसको फाइनेंशियल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में वित्तीय संबंध भी होते हैं, टैक्सेस से रिलेटेड भी काफ़ी एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है यूनियन का और स्टेट का, वो अब हम लोग देखेंगे। ये भाग 12 में आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा पार्ट 11 का था लेजिस्लेटिव रिलेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा विधायी शक्तियाँ, और उसके बाद आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ये सभी जो हैं वो भाग 11 का पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे भाग 12, जिसमें हम लोग वित्तीय संबंध के बारे में देखेंगे। ये आता है आर्टिकल 264 से आर्टिकल 293, ठीक है। यहाँ पे गलत डेटा दिया हुआ, इसको याद नहीं करना है। 264 से 293 जो है वो फाइनेंशियल रिलेशन आते हैं, इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल रिलेशन किस में आते हैं? पार्ट 12 में आते हैं, 264 से 293 के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 265। इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार विधि के प्राधिकार, ठीक है, यानी कि अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही टैक्सेस को जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो टैक्सेस जो हैं वो डायरेक्टली किसी लॉ के अंडर आते हैं। लॉ जो है स्टेट का लॉ हो या फिर यूनियन का लॉ हो, उसके तहत ही टैक्सेस को कलेक्ट किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ऐसा आर्टिकल 265 में कहा गया है। आर्टिकल 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियाँ, जिसको हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, और लोक लेखा से रिलेटेड है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस में उल्लेखित किया गया है? आर्टिकल 266 में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 267 जो है वो भारत के आकस्मिक निधि से रिलेटेड है। इसमें कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो 267 सब क्लॉज 2 के तहत किसी स्टेट की भी अपनी एक कंटिंजेंसी फंड होती है, यानी कि आकस्मिक निधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 267(1) जो है वो किसी पूरे यूनियन के कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, और 267 का सब क्लॉज 2 जो है वो किसी स्टेट के कंटिंजेंसी फंड की बात कर रहा है, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आर्टिकल 268, ठीक है। इसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे प्रावधान बनाती है, कुछ ऐसे टैक्सेस बनाती है, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी वगैरह। तो यहाँ पे जो प्रावधान है वो बनाए गए हैं यूनियन के द्वारा, पर जो इसका कलेक्शन है वो संघ के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे संघ के द्वारा लॉज बनाए गए हैं, पर इसका जो कलेक्शन है संग्रहित जो है वो राज्यों के द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी लगती है, ठीक है। ये सभी जो हैं ये आर्टिकल 268 में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन के द्वारा प्रावधान बनाए गए हैं, स्टेट्स जो है वो कलेक्ट कर रही है। पर अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरी में यूनियन के पास ही अधिकार होता है, मतलब कि सेंटर के पास ही अधिकार होता है कि वो टैक्सेस का कलेक्शन कर सके। ऐसा आर्टिकल 268 में लिखा हुआ है। 269 डील करता है ऐसे प्रावधानों से जो कि यूनियन के द्वारा लगाए जाते हैं। टैक्सेस जो हैं वो यूनियन के द्वारा लगाए गए हैं और स्टेट को उसका कुछ परसेंट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेट का भी टैक्सेस कलेक्ट करेगा और उसको कुछ अपना एक पोर्शन दे देगा, जैसे कि रेलवे टैक्सेस जो लगते हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ये सब संबंधित जो टैक्सेस होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के जो टैक्स होते हैं, वो यदि किसी स्टेट का उसमें कोई रोल होता है तो उस स्टेट को कुछ परसेंटेज दे दिया जाता है, बट ये कलेक्ट किया जाता है यूनियन के द्वारा। ऐसा आर्टिकल 269 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 269 इससे संबंधित है। इसके बाद 269 का ही ए सब क्लॉज आता है, यानी कि 269 ए। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड या फिर जो कॉमर्स होते हैं उसमें जो जीएसटी से संबंधित जो टैक्स होते हैं उसके बारे में उल्लेख दिए गए हैं 269 ए में। आर्टिकल 270 जो है
वो केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरह से वितरण होगा टैक्सेस का, ये प्रावधान जो है वो 270 में दिया गया है। आर्टिकल 270 में सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका प्रावधान आर्टिकल 270 में दिया गया है। आर्टिकल 271 जो है वो पार्लियामेंट को ऐसी शक्तियां देते हैं जिससे वो टैक्सेस को बढ़ा सकती हैं या फिर घटा सकती हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 271 से संबंधित है। फिर आर्टिकल आता है 275, इसमें राज्यों को संघ के द्वारा जो अनुदान की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, जिस तरह से ग्रांट्स दिए जाते हैं उसके बारे में आर्टिकल 275 में वर्णित है। फिर आर्टिकल जो है 279A, ये मैंने आपको बताया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो है वो किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 279A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 और 2016 में इसको पारित किया गया था। आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। तो आर्टिकल 280 इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। राष्ट्रपति जो है वो संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर या फिर तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर ऐसे किसी भी समय पर यदि राष्ट्रपति चाहे तो आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है फाइनेंस कमीशन का गठन करने की, ठीक है। इसके साथ ही नियुक्त करता है इसके एक अध्यक्ष और साथ ही 4 अन्य सदस्य से मिलकर बनती है फाइनेंस कमीशन, और ये सभी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो हर 5 वर्षों के बाद, हर 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, आर्टिकल 280 किससे संबंधित है, फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कितने वर्षों के लिए की जाती है, 5 वर्षों के लिए नियुक्ति की जाती है। कितने मेंबर्स होते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 281 के तहत फाइनेंस कमीशन की जो भी रिपोर्ट होती है उसको राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों के सामने जो प्रत्यक्ष जो है वो समक्ष रखता है, ठीक है। तो ये जो ज्ञापन सहित, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदनों के समक्ष रखा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के द्वारा जो भी अनुशंसा की गई है, ठीक है, जो भी सिफारिश की गई है। उसके बाद आता है जो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो 1983 में सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था जिसको RS सरकारिया कमीशन कहते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में अक्सर ये पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है B शिवरामन और SR सेन, इनकी भी दोनों कमिटी हैं। ये भी दोनों कमिटी जो है, सॉरी यहाँ पे इनकी सेपरेट कोई कमेटी नहीं है, ये RS सरकारिया जो कमेटी है इसी से संबंधित है। B शिवरामन और SR सेन, ठीक है। ये अन्य 2 सदस्य हुआ करते थे SR सरकारिया कमेटी के। इस कमेटी का फॉर्मेशन जो है वो 1983 में हुआ था और इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी वो 1988 में की थी। तो यहाँ पे याद रखना है 1983, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 88 में रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं तो कब ये फॉर्मेशन हुआ था इस कमेटी का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ और भी कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, जैसे 1983 से पहले 1963 में ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका था। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो एक आयोग है उसका फॉर्मेशन हो चुका था 1969 में, राज मन्नार समिति, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2007 में पुंछी आयोग, जिसको 2007 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा आयोग जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 आयोग के बारे में मैंने आपको बताया है। पहला है RS सरकारिया, ठीक है। तो यहाँ पे RS सरकारिया, जिसको सिर्फ सरकारिया कमेटी भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरकारिया कमेटी, राज मन्नार समिति और साथ ही पुंछी आयोग। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिटेल में देखेंगे हम लोग वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में। आर्टिकल 280 में उल्लेख किया गया है फाइनेंस कमीशन का। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे या फिर अगर कोई ऐसी स्थिति होती है जिसमें उससे पहले भी 5 वर्ष से पहले भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जब फाइनेंस कमीशन का गठन करना हो तो उस समय भी राष्ट्रपति जो है वो इसका गठन कर सकता है वित्त आयोग का, ठीक है। एक अध्यक्ष होते हैं
4 अदर मेंबर्स होते हैं। इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसका जो प्रमुख कार्य जो होता है वो करों के वितरण से संबंधित है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, संघ और राज्यों के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस होता है, ये फाइनेंस कमेटी जो है वो डिसाइड करती है। और साथ ही जो भी अपनी रिपोर्ट होती है या फिर रिकमेंडेशन होती है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही राज्यों को जो एक राजस्व के रूप में जो अनुदान दिए जाते हैं, ग्रांट्स दिए जाते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। तो ये सभी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्रांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्टेट्स को, ये भी वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पे ही किया जाता है। इसके साथ ही स्टेट के द्वारा किसी राज्य के नगर पालिका या फिर पंचायतों को भी ग्रांट्स प्रदान किए जाते हैं, वो भी आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 280 के सब क्लॉज 1 के तहत वित्त आयोग जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी को मिला के जो फाइनेंस कमेटी है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। वित्त आयोग का जो प्रथम वित्त आयोग है, इसका गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1951 में फर्स्ट फाइनेंस कमेटी की कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी, तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 14th फाइनेंस कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे श्री YV रेड्डी। ठीक है, इसकी जो सिफारिशें थी वो 2020 तक वैलिड थी, 14th फाइनेंस कमीशन। इसके बाद आता है जो 14th फाइनेंस कमीशन है, इसने केंद्र के विभाज्य कर टैक्सेस का जो विभाजन था वो राज्यों के बीच में जो होता था, इसमें राज्यों की हिस्सेदारी जो थी वो पहले 32% हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर इन्होंने 42% कर दिया था। ठीक है, तो केंद्र जो भी टैक्स लेता है उसमें जो राज्यों का शेयर था उसको 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर श्री YV रेड्डी। इसके बाद आता है 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। इनका जो कार्य अवधि था वो 2020 से 2021 था। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो आयोग है उसकी समाप्ति होती है। NK सिंह जो करंट जो फाइनेंस कमीशन है वो 16th फाइनेंस कमीशन है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो करेंटली वर्क कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में कुछ और बातें लिखी हुई है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ प्रावधान दिए गए हैं, लद्दाख से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पे जो 14th फाइनेंस कमेटी के द्वारा जो अनुशंसा की गई थी कि 42% टैक्सेस का जो 42% है वो स्टेट को दिया जाना है, उसको बदल के इन्होंने 41% कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 41% कर दिया गया था। इसके साथ ही ये कुछ और बातें लिखी गई है जो कि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, राज्य वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधान में इसका वर्णन हो रखा है। कौन से आर्टिकल में हुआ है? आर्टिकल 280 में। ठीक है, आर्टिकल 280 में। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन किया गया है। यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फाइनेंस कमीशन से पूछे जाते हैं। फाइनेंस कमीशन जो कमेटी बनाई जाती है किसकी अध्यक्षता में बनाई जाती है, कौन उसकी नियुक्ति करता है, साथ ही क्या प्रावधान है और क्या इनकी ड्यूटी होती है, ठीक है, क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सारे जो भी बातें हैं वो सभी देख ली हैं नोट्स के माध्यम से। क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जिसको कहा जाता था, और करेंटली जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया नीति आयोग में। ठीक है, तो योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि योजना आयोग जो है वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में फ़र्क क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो सभी बॉडीज़, वो सभी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है, जैसे 280। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो वर्णित है
कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कुछ इस तरह की बॉडीज़ होती हैं जिसको एक्ट के माध्यम से पास किया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाता है, किसी एक्ट के द्वारा पास किया जाता है, जैसे कि CBC होता है, या फिर कोई महिला आयोग बनता है, या फिर माइनॉरिटीज़ के लिए जैसे, ठीक है, CBSE या फिर AICT, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि कोई एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन संविधान में संशोधन नहीं किया गया, संविधान में इसको जोड़ा नहीं गया, तो इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, ठीक है। बट योजना आयोग जो है वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसको हम लोग थिंक टैंक की तरह लेते हैं कि ये योजना बनाती है, पूरे भारत के लिए योजना बनाती है, ठीक है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसे एक एडवाइजरी बॉडी की तरह लिया जाता है। योजना आयोग का गठन जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, उसके द्वारा 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। प्रधानमंत्री जो थे वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब हुआ करते थे। योजना आयोग की बात हो रही है, इसको ख़त्म कर दिया गया है, तो अभी यहाँ पे पास्ट टेंस की बात करूँगी मैं। योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था, ठीक है। तो जो 5 ईयर प्लान्स आते थे, जिसके बारे में अब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, तो उसके लिए जो भी 5 ईयर प्लान्स आते थे उसका निर्माण जो है वो योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और इसको कन्वर्ट कर दिया गया था नीति आयोग में, ठीक है। तो यहाँ पे नीति NITI इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सुमन बेरी, ठीक है। इससे पहले इस पद पर राजीव कुमार हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स जो है वो पुराने हैं, तो इसलिए यहाँ पे नाम जो थोड़े डिफरेंट लिखे हुए हैं। यहाँ पहले राजीव कुमार हुआ करते थे, अभी जो है वो सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं इनका दर्जा जो होता है वो भारत के कैबिनेट मंत्री के समान होता है, ठीक है। तो ये जब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मंत्री का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, और उसी ऑर्डर के बराबर नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं इनको भी लिया जाता है। नीति आयोग सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद जो पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 1952 में किया गया था, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 1952 में किया गया था। कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे ये ऐड किया गया है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस अभी भी आते हैं, तो इसको समाप्त होने के बाद भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये हम लोग इकोनॉमिक्स के सेक्शन में देखेंगे। पॉलिटी में इसका कोई भी रोल नहीं है। पॉलिटी में बस आपको नीति आयोग जानना है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, कौन हैं करेंटली, ये आपको जानना है। और साथ ही में क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का नीति आयोग से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोकपाल और कुछ और महत्वपूर्ण आयोग। तो यहाँ पे लोकपाल के बारे में हम लोग देखेंगे। लोकपाल, सेंट्रल लेवल पे लोकपाल होते हैं और लोकायुक्त होते हैं, लोकायुक्त होते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। और कुछ और जो इम्पोर्टेंट कमीशन का फॉर्मेशन किया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु संस्था बनाई जाती है जिसको ओम्बड्समैन कहा जाता है, ठीक है। तो बैंक जब फॉर्मेशन होता है तो उससे रिलेटेड भी आपने ओम्बड्समैन वर्ड देखा होगा। तो बैंक की अगर आपको शिकायत करनी होती है तो उसका एक पोर्टल होता है जहाँ पे आप शिकायत करते हैं, उसको ओम्बड्समैन कहते हैं। इसके साथ ही और भी रेलवे से संबंधित कुछ शिकायतें होती हैं, उसके लिए भी इस तरह का पोर्टल होता है। तो इसी तरह से यदि नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई शिकायत है सरकार के प्रति, तो उसके लिए एक ओम्बड्समैन जो होता है, ऐसी संस्था बनाए जाने का प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है,
यह एक तरह का स्वतंत्र एजेंसी के रूप में होती है और फर्स्ट टाइम जो इसकी स्थापना थी वो स्वीडन में की गई थी 1809 में। ठीक है, तो ये जो लोकपाल का कंसेप्ट है वो देखा जाए तो स्वीडन से आया है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पास किया गया था। बाद में इसको राष्ट्रपति स्वीकृति देता है 2014 में। इसके तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संविधान का संशोधन नहीं किया गया है, पर पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास किया गया है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी का। किस एक्ट के द्वारा पास किया गया है? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। इस अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष होगा और इसके 8 मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 चेयरमैन होगा और 8 मेंबर्स होंगे। साथ ही जो लोकपाल संस्था है इसका गठन मार्च 2019 में किया गया था तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था, उसने भी एक सुझाव दिया था कि लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना होनी चाहिए इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पास्ट की बातें लिखी गई है। तो फर्स्ट टाइम मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में ऐसा कोई सुझाव दिया गया था लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना से रिलेटेड। इसके बाद 1967 में के हनुमतैया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन लाया गया था और इसका जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे। इसके बाद भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो इससे रिलेटेड जो है पास्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद ऐसी ज़रूरतें पड़ने लगी थी जिसमें शिकायतों के लिए एक पोर्टल की ज़रूरत थी। ठीक है, पोर्टल इन अ सेंस कि एक बॉडी की ज़रूरत थी जो सरकार से रिलेटेड, जो आम जनता की जो भी शिकायतें हैं उससे रिलेटेड वर्क कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे करप्शन को चेक करेगा, सरकार से रिलेटेड जो भी उसकी रिपोर्ट्स हैं या फिर जो भी उससे संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं उसको चेक करने के लिए एक बॉडी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो आवश्यकता है वो हम लोग देख सकते हैं कि 1966 से 67 और 68 में फर्स्ट टाइम इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। भारत में महाराष्ट्र जो है वह ऐसा पहला राज्य था जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस सेंट्रल लेवल पे लोकपाल की स्थापना की जानी थी और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त की स्थापना की जानी थी। तो जो फर्स्ट स्टेट था जिसने लोकायुक्त की कार्यालय की स्थापना की थी वो था महाराष्ट्र और 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद उड़ीसा जो है वो पहला राज्य बनता है जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक जो था वो पारित किया था। तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा उड़ीसा में एक विधेयक पारित किया गया था जिसमें लोकायुक्त से रिलेटेड संबंधित जो था विधेयक था। ठीक है, फिर इसको लागू किया जाता है 1983 में। तो यहाँ पे इस दोनों ही स्टेट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्टेट्स आप लोग याद कर सकते हैं। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना जो भी रिपोर्ट होता है, प्रतिवेदन जो होता है वो राज्यपाल को सौंपता है, जो विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी लोक आयुक्त अधिनियम भी बनाया गया है। 1975 में इसको पारित किया गया था और इसके रिपोर्ट से संबंधित है कि गवर्नर को रिपोर्ट देगा, उसके बाद दोनों सदनों में इसको रिपोर्ट को प्रस्तुत करवाया जाएगा। वर्ष 1993 में गठित वोहरा समिति का संबंध जो है वो राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे वोहरा समिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा, इसलिए यहाँ पे आपको ये बताया गया है। इसके बाद राजमन्नार आयोग जो अभी हमने देखा था लास्ट टाइम भी, किससे संबंधित का जब हम लोग देख रहे थे 1969 में सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है राजमन्नार आयोग। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश भी है जो है वो राजमन्नार आयोग के द्वारा दी गई थी। 1993 में
आर्टिकल 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट से रिलेटेड, और इसके बाद ह्यूमन राइट्स कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है 1993 में। तो यहाँ पे ये 1993 का एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है, और साथ ही एक ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी गठन किया जा रहा है 1993 में। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, क्योंकि ऑर्डिनेंस के बाद लाया गया है, एक एक्ट पास किया गया होगा, तो इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है जिसका गठन 1993 में किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं, और साथ ही लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे मैं रिकरेक्ट करूँगी, यहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन की बात कर रहा है, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, तो ये सभी लोग मिलके अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव करते हैं NHRC के। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसकी शक्ति मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है, तो एडवाइजरी बॉडी है ये, एडवाइजरी बॉडी। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम जो है वो 2019 में लाया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु पात्र बनाता है। ठीक है, तो इस एक आर्टिकल पास किया जाता है, एक एक्ट पास किया जाता है जो कि संशोधन होता है, अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके तहत जो अध्यक्ष बनने का पात्र होता है वो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि चीफ जस्टिस रह चुका हो या फिर हाई कोर्ट का जज रह चुका हो। ठीक है, ऐसा ही व्यक्ति जो होता है वो क्वालिफाई हो सकता है अध्यक्ष बनने का NHRC का। आयोग के गैर सदस्य की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी। ठीक है, तो सिविल सोसाइटी की जो संख्या होती है उसको 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी, जिसमें एक वुमेन मेंबर होनी चाहिए। 1 वुमेन इज रिक्वायर्ड इन NHRC। इसके साथ ही ये जो संशोधन हुआ था 2019 में, इसके अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधित मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो एक एरिया है उसको थोड़ा और वाइड किया गया था नेशनल ह्यूमन राइट्स में। बैकवर्ड क्लासेस, साथ ही दिस चिल्ड्रन से रिलेटेड और जो स्पेशल पीपल हैं उनसे रिलेटेड भी जो मुख्य आयुक्त हैं उसको भी इसी में सम्मिलित किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब और राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसके चेयरमैन या चेयरपर्सन पहले से ही इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये NHRC के ऑलरेडी सदस्य होते हैं, इसके जो भी चेयरमैन होते हैं। संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पदावधि जो है वो 5 वर्षों से कम करके 3 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताए हैं आयोग, इन सभी के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इनकी जो ईयर ड्यूरेशन होता है वो 3 वर्षों का होता है, और साथ ही इससे संबंधित और भी प्रावधान लाए गए थे। इसके साथ ही ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, तो अभी तक हमने सेंटर के मानवाधिकार आयोग की बात की थी। अगर राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की जाए, स्टेट कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, तो इसमें राज्य के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके किसी व्यक्ति को राज्य का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसके साथ ही जिस तरह से स्टेट लेवल, अगर यूनियन लेवल की बात की जाए तो प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है या फिर एक प्रॉपर कमेटी बना सकता है जिसमें अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और साथ ही अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे जो राज्य का मानवाधिकार आयोग होता है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय
अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स करके आपको बातें बताई जा रही है। तो डिफरेंट जो कमिटीज़ हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। अभी तक हम लोग देख रहे थे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी, इसके द्वारा एक 2019 में कुछ संशोधन किए गए थे, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना। स्टेट से संबंधित जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उससे संबंधित कुछ बातें हमने जानी कि उसके जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ फॉर माइनॉरिटीज़। इसका जो फर्स्ट टाइम गठन किया गया था वो 1978 में किया गया था तथा इसे संसद के 1992 के अधिनियम के तहत संवैधानिक यानी कि वैधानिक स्टैट्यूटरी का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है, इसके द्वारा तय किया जाता है कि कौन सा समुदाय जो है वो माइनॉरिटीज़ के श्रेणी में आता है। तो केंद्र सरकार द्वारा 5 समुदाय को, 5 जो कम्युनिटीज़ होती हैं इनको माइनॉरिटीज़ समझा जाता है। पहला है मुस्लिम, दूसरा ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी। ठीक है, तो इन सभी को माइनॉरिटीज़ समझा जाता है। बाद में 2014 में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा जैनों को भी इसमें शामिल कर दिया गया था। तो करेंटली 6 कम्युनिटीज़ हैं जिसको माइनॉरिटीज़ का दर्जा प्राप्त किया गया है। 1979 में जो इसके अध्यक्ष थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मंडल आयोग जो है वो किससे संबंधित है? बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हुई थी जब मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग का जो प्रमुख कार्य था ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना था। ठीक है, तो यहाँ पे बैकवर्ड क्लास कौन है इसकी पहचान की जानी थी सोसाइटी लेवल पे, साथ ही एजुकेशनल लेवल पे। तो मंडल आयोग का गठन किया गया था। संविधान के आर्टिकल 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 315 किससे रिलेटेड है? यूपीएससी से रिलेटेड है और साथ ही स्टेट पीएससी से रिलेटेड है। 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार के द्वारा एक जॉइंट संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। ऐसा भी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जा सकता है जिसको जेपीएससी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 या 2 राज्यों के जॉइंट सहयोग के द्वारा एक जेपीएससी का गठन किया जा सकता है। आर्टिकल 316 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 323, इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपा जाता है। आर्टिकल 332 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत के संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। यूपीएससी के से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है, स्टेट का जो पीएससी है, इसके जो व्यय से संबंधित चीज़ें हैं वो राज्य के संचित निधि से निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो भी कमीशंस हैं इसके बारे में हमने जाना, जिसमें हमने डिफरेंट कमीशंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, यूपीएससी के बारे में देखा, स्टेट पीएससी के बारे में देखा, जेपीएससी के बारे में देखा और साथ ही एनएचआरसी के बारे में हमने जाना, माइनॉरिटीज़ के बारे में हमने देखा और साथ ही वुमेन्स के लिए जो एक कमीशन का गठन किया गया है उसके बारे में भी हमने कुछ बातें देखी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं और साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ प्रावधान, साथ ही अस्थायी विशेष प्रावधान। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग लेक्चर देखते देखते भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो प्रीवियस ईयर है
और घटना चक्र के क्वेश्चन है, ये काफ़ी मैंडेटरी हैं। तो अगर आप लोग ये सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अदरवाइज़ आप लोगों का रिवीजन जो है वो बार बार ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमेशा ही आते रहते हैं और आप लोग बार बार एग्ज़ाम देते रहेंगे। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए आपको रिविज़न ज़रूर से करना पड़ेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइनेंस कमीशन का कौन सा आर्टिकल है, तो कौन सा आर्टिकल जो है वो फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। सेकेंड है लोकपाल और लोकायुक्त से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल पास किया गया था और पहले लोकपाल किसको बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यक्ष की नियुक्ति नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति से रिलेटेड कौन से व्यक्ति होते हैं, वो जो एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाती है जो कि NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है, एक साथ मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई है। यहाँ पे हमने देखा था सेंटर स्टेट रिलेशन, साथ ही में इसके बाद हमने देखा कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़, फाइनेंस कमेटी देखी हमने, और साथ में और भी कमिटीज़ के बारे में पढ़ा है। तो अगर आप लोग रिवाइज़ करते हैं तभी आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें स्टे रहेगी। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर से रिलेटेड जो भी आप लोगों के सुझाव होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पॉलिटी का लेक्चर जो है वो आने वाले 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो जो भी आप लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 108 दिन की सीरीज़ है और 1 बाय 1 आप लोगों को लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं। करेंटली जो है वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चल ही रही है, साथ में पॉलिटी भी आने वाले टाइम में ख़त्म होने वाली है। तो जो भी आप लोग सब्जेक्ट देखना चाहते हैं 108 दिन के रिविजन सीरीज़ में, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा और आपके सुझाव के अनुसार ही नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो लाया जाएगा। थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।